स्वागत है आपका टेट ज्ञान पे। और प्रीवियस क्लासेस के में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमने किया है उसमें सेकंड टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सोशलाइजेशन, और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो आता है। और इस टॉपिक को आज हम फिनिश करने की स्थिति में रहेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का सेशन भी जो होगा वो भी आज अंतिम होगा। और कल से फिर हम जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है, और धीमे धीमे उसको भी हम फिनिशिंग लाइन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, और क्लास के रिगार्डिंग जो भी कोई डाउट्स हैं आप लगातार क्लास में बने रहिए, और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछते रहिए बेसिकली, क्योंकि ये जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक ही फंडा है कि आप जितना चीज़ों को समझेंगे और रटने की प्रवृत्ति को छोड़ेंगे उतना आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। और उसका सेकंड अगर मैं टर्म बताऊं तो सेकंड टर्म यही है कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी ही बेहतर दिशा में होगी, ठीक है। राम राम जी बतन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिनिशिंग टर्म फर्स्ट, हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे थे, एरिक्सन जी का सिद्धांत पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो साइको सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने इसको बोला था। और इस मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत एरिक्सन जी ने 8 चरण बताए हैं कि किसी भी बच्चे का जो मनोसामाजिक विकास होता है वो 8 चरणों से होकर गुजरता है, ठीक है। जन्म से प्रारंभ होता है और लास्ट तक चलता है, इसको इन्होंने रखा है। गुड इवनिंग प्रियंका जी, ठीक है। तो इस वाले टर्म को लेकर चलेंगे। पहला स्टेज हम पढ़ चुके हैं, और पहला स्टेज आपको पता है क्या था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था। इन्फेंसी पीरियड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ठीक है ना। और सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं आज, सेकंड टर्म है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आता है ये, और ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट, ठीक है। ऑटोनॉमी को हम यहाँ रखेंगे कि इससे बच्चे में स्वायत्तता की भावना आती है, और स्वायत्तता अगर उसको नहीं मिलती तो फिर लज्जा की भावना आती है, ठीक है, और डाउट क्रिएट करता है, ठीक है। खुद पर विश्वास ना होना, डाउट क्रिएट मत करना कि कोई भी काम करना उसमें डाउट है उसको। ये क्या है, ये बेसिकली स्टेज 18 मंथ से 3 इयर्स तक है। कल मैं आपको इस स्टेज के बारे में बता चुका हूँ। गुड इवनिंग नेहा जी। अब इसमें क्या है, स्टेज में चाइल्ड लर्न्स टू फीड देमसेल्फ एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। बच्चा इस अवस्था में, ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्तता, मतलब जो जो भी एक्शंस करेगा, जो भी एक्टिविटीज करेगा, उन एक्टिविटीज को खुद से करने का प्रयास करेगा। यहां पर बच्चे की जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जब डिपेंडेंसी कम हो रही है तभी तो हम किस ओर जा रहे हैं, ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम स्वायत्तता की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। और जब बच्चा स्वायत्तता की तरफ बढ़ता है तो बच्चे में सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण या आत्मनियंत्रण की भावना का भी क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। अब बाद में क्या होगा, दो चीजें देखो, आप हमेशा याद रखो कि जो भी स्टेज है इसकी एरिक्सन की, उस एरिक्सन में जो वर्सेस टर्म दिया है ना, तो ऑटोनॉमी मतलब होता है अगर ये स्टेज सफल रही, अगर बच्चा इस स्टेज को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है तो वो ऑटोनॉमस बन जाएगा, स्वायत्त बन जाएगा। और अगर बच्चा इस स्टेज में फेल रहता है या फिर कमजोर रहता है तो बच्चे में लज्जा और डाउट की भावना का क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। तभी तो एरिक्सन ने यह माना है कि जो भी
फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चे को स्टेजेस में क्या करने का, सफल कराने का। ठीक है, टर्म है दे कुड स्टार्ट फीलिंग असेम्ड एंड डाउट देयर एबिलिटीज। अगर उसको इंकरेज नहीं किया जाएगा, उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो बच्चा शर्म की भावना का विकास होगा और अपने आप पर क्या करने लगेगा, वो डाउट करने लगेगा। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन क्या होगा, बच्चे की विल पावर से रिलेट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीप में देखेंगे इस वाली स्टेज को। तो आपको साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता है कि मनोसामाजिक विवाद क्या है इस अवस्था में। तो ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, ठीक है, सेम और डाउट की भावना, बात कर चुके हैं इस बारे में। मेजर क्वेश्चन क्या है इस अवस्था में, महत्वपूर्ण सवाल क्या उठता है, कैन आई डू थिंग्स माई सेल्फ, क्या मैं जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूं वो क्या मैं खुद से कर सकता हूं, ये बच्चा पूछेगा स्वयं से सवाल। एम आई रिलायंट ऑन हेल्प ऑफ अदर, या फिर मैं किसी और की सहायता से ये काम कर पा रहा हूं, या क्या मैं खुद कर सकता हूं या फिर किसी और की सहायता से कर पा रहा हूं, ये क्वेश्चन बच्चे के माइंडसेट में घूमेगा। अब बेसिक वर्च्यू क्या होगा, विल। ठीक है, एक टर्म है यहां पे, विल का मतलब यहां पर इच्छा शक्ति से। क्या बच्चे से आरंभ में जब भी कोई गतिविधि कराओगे तो गतिविधि कराने के लिए बच्चे के अंदर क्या होना जरूरी है, विल पावर का जो होना जरूरी है, इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। और वो इच्छा शक्ति आएगी कब, जब बच्चे के पेरेंट्स उसको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। ठीक है, उसको किसी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तब उसके अंदर इच्छा शक्ति का विकास होगा। इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या है, ये टॉयलेट ट्रेनिंग की अवस्था ही एग्जाम्पल देखी भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पॉटी ट्रेनिंग की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, खुद से चीजें करना सीखता है। ठीक है, और यहां पर उसको इंकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसी के टर्म को हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक टर्म को समझ लीजिए जो मैं आप पे बताना चाह रहा हूं आपको, कि ये जो स्टेज है, इस सेकंड स्टेज के अंतर्गत डिफरेंट टास्क भी आते हैं। ठीक है, बहुत से टास्क हैं जो इस अवस्था में बच्चा कर सकता है। ठीक है, जैसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये भी इसी अवस्था का पार्ट होगा। टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ हम पॉटी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, तो पॉटी ट्रेनिंग भी बच्चा इसी अवस्था में क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। ठीक है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि बच्चा जिन खिलौनों से खेलता है उनकी प्रेफरेंसेस कि कौन से खिलौने से उसको खेलना है, वो भी वो खुद से डिसाइड करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कैसे कपड़े उसको पहनना है, कपड़ों की जो का जो चुनाव है वो भी वो करने का प्रयास करेगा। मतलब हर चीज में ऑटोनॉमस होना चाह रहा है बच्चा। टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, टॉय प्रेफरेंसेस, क्लॉथिंग चॉइस, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही। क्यों, क्योंकि बच्चा किस ओर बढ़ रहा है, बच्चा स्वयं में क्या होना चाह रहे हैं, स्वयं में स्वायत्त होना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने से चीजों को करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो स्टेज है, अगर मैं इस स्टेज की बात करूं तो इस स्टेज में दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब जो स्टेज 2 की बात की है हमने, अब स्टेज 2 के दो रिजल्ट हो सकते हैं, दो परिणाम हो सकते हैं। और वो तो दो परिणाम किस अवस्था में होंगे, कि अगर कोई बच्चा
सक्सेसफुल रहता है, सफल रहता है इस द्वितीय अवस्था में, तो उसके अंदर कौन सी भावना डेवलप होगी? और अगर बच्चा क्या रहता है, फेल रहता है इस स्टेज में, ठीक है, असफल रहता है या फिर कमजोर भी मान सकते हैं यहाँ पे, तो उस बच्चे के अंदर कौन सी भावना डेवलप होगी, इस बात पर हमें देखना। तो आप बेसिक टर्म समझो कि अगर बच्चा स्वयं से जो भी काम करना है, उसको पेरेंट्स उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकरेजमेंट के बाद बच्चा अगर इस अवस्था में सफल हुआ तो वो क्या करेगा? बच्चा सबसे पहले बच्चे के अंदर सुरक्षा की भावना का विकास होगा, ठीक है, सुरक्षा की भावना का विकास। और सुरक्षा की भावना का विकास होने के साथ साथ बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे में विश्वास आ रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चे में। क्यों? क्योंकि मैं कर पा रहा हूं, ठीक है, ऑटोनॉमी है मेरी, और जो भी काम मैं खुद से करने का प्रयास कर रहा हूं वो मैं कर पा रहा हूं, तो सुरक्षा की भावना, ठीक है, सिक्योर हूं मैं। और दूसरा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बच्चे में, ठीक है। और जो बच्चे इस अवस्था में असफल रहेंगे, उन पर क्या होगा, स्वयं पर अविश्वास या फिर भरोसे की कमी, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर भरोसे की क्या हो रही है, कमी हो रही है बच्चे में। क्यों? क्योंकि वो इस स्टेज में क्या रहा, इस स्टेज में बच्चा फेल रहा, इसी वजह से, ठीक है। और पेरेंट्स, अगला जो मेन सवाल उठता है, इस अवस्था में पेरेंट्स का रोल क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता दी कि स्टेज 2 का परिणाम क्या होगा, अगर बच्चा सफल रहता है तो उसमें सुरक्षा की भावना का विकास होगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका किसी काम को करने के लिए। अगर बच्चा इस अवस्था में असफल रहा तो बच्चे के अंदर क्या आएगी, खुद पर भरोसा नहीं कर पाएगा, वो भरोसे की कमी होगी उसमें, ठीक है, और असेम्ड फील करेगा, जो भी चीजें हैं बेसिकली असफल रह रहा है। अब अगला जो मेन आयाम है वो आयाम ये है कि पेरेंट्स जो है, माता पिता, उनका क्या योगदान है इस दूसरी स्टेज में बच्चे के प्रति, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर टर्म हम ले लेते हैं, वर्ड फॉर पेरेंट्स। माता पिता कैसे बच्चे की सहायता कर सकते हैं इस अवस्था को सफल बनाने में, ठीक है। तो वही है, पेरेंट्स क्या करें, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर प्रदान करें बच्चे को कोई कार्य करने का, अवसरों की, अवसरों को प्रदान करना। और कैसे अवसर प्रदान करना, कि बच्चा क्या करे, स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को कर पाए, पहली बात। और जो भी चीजें हैं, मतलब बहुत सी चीजें बताई मैंने कि क्या करें, माँ बाप में सहयोग की भावना होनी चाहिए बच्चे के प्रति, ठीक है। और सहयोग की भावना पेरेंट्स में कैसे आएगी, वो सहयोग की भावना ऐसे आई कि मान लो बच्चा पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको पॉटी ट्रेनिंग करना सिखाया जा रहा है। अब जब पॉटी ट्रेनिंग करना सिखाया जा रहा है उस बच्चे को, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, सहयोग की भावना की जरूरत है, ठीक है। उसको क्या किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उसको डांट के ना कराया जाए कोई काम, ठीक है। अब जैसे मान लो पॉटी ट्रेनिंग की अवस्था से गुजर रहे हो और एक्सीडेंटली कभी वो पॉटी कर ही देता है, बेसिकली उसी में जो भी वो कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, उसने नहीं बताया पेरेंट्स को कोई भी बात, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा है ना ये। और अगर एक्सीडेंटली उससे पॉटी हो भी गई, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको क्या करें, पेरेंट्स उसको पीट रहे हैं, ठीक है। तो जब पॉटी ट्रेनिंग के दौरान किसी भी प्रकार का प्यूनिटिव एक्शन, दंडात्मक कार्यवाही पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए,
ठीक है, आपने देखा होगा ये होता है। ठीक है, बच्चे को एक दो बार पॉटी कराना सिखाया पेरेंट्स ने, अब उनको लगा कि बच्चा सीख गया, एक्सीडेंटली अनकॉन्शियसनेस में बच्चे ने पॉटी कर दी, तो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको क्या किया, वहीं पे पीटना शुरू कर दिया माँ बाप ने कि लो पिटो तुम। ठीक है, अब बच्चा पिट रहा है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ये भावना आएगी कि नहीं, मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो जब सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो धीमे धीमे तो वो ट्रेंड हो ही जाएगा, धीमे धीमे ऑटोनॉमस हो ही जाएगा। और आपने अगर उसको सपोर्ट नहीं किया इस अवस्था में, तो बच्चा क्या होगा, सेल्फ डाउट में आ जाएगा कि यार ये तो मेरे से हो जाती है अचानक ही, तो वो प्रयास नहीं करेगा और वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां पर ये चीज है। पेरेंट्स और भी क्या कर सकते हैं, बच्चों को ऑफर कर सकते हैं कुछ चीजें। ठीक है, क्या, प्लेग्राउंड्स, बच्चे पार्क में जाएं, खेलें, इंडिपेंडेंटली कुछ कार्य करें। ठीक है, खुद से खेलने का प्रयास करें। ठीक है, जिससे वो क्या होंगे, ऑटोनॉमस स्थिति में पहुंच रहे होंगे। तो ये पेरेंट्स का काम है इस अवस्था। ठीक है, और अगर ये काम पेरेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये काम अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो इस अवस्था का एक ही परिणाम होगा, और वो परिणाम ये होगा कि बच्चे के अंदर किसकी भावना डेवलप होगी, लज्जा की भावना डेवलप होगी। और बच्चा लज्जा के साथ साथ क्या करेगा, डाउट हो जाएगा उसको खुद पर कि मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, सेम और डाउट, सपोर्ट करो आप इस अवस्था में, बिल्कुल यही एक फंडा है बेसिक, इस अवस्था से बच्चे को सफलतापूर्वक आगे ले जाए। ठीक है, आई होप आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस स्टेज में, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, हमने क्या किया, किसी चीज का इनिशिएटिव लिया, पहल की, और पहल के बाद कैसी भावना आ रही है मन के अंदर, गिल्ट की भी भावना आ रही है। 3 to 5 6 ईयर तक मान सकते हैं। तो टर्म आप देखिए क्या करेंगे इसमें। हम, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई भी कार्य बच्चे के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, उस कार्य में बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करना है, जिसके अंदर बच्चे में ये इस भावना का विकास होगा कि क्या, किस जगह मैं सही हूं, किस जगह मैं गलत हूं। ठीक है, टर्म देखिए आप, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है इस अवस्था में क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। इनिशिएटिव पहल करना और गिल्ट की भावना का विकास होना, और वही चीज है यहां पे, अगर ये अवस्था सफल रही तो आप इस स्थिति में होंगे, और ये अवस्था अगर असफल रही तो आप किस स्थिति में होंगे, इस स्थिति में होंगे, गिल्ट की। तो मेजर क्वेश्चन क्या है इस अवस्था का, एम आई गुड और बैड, क्या मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं। तो अच्छे और बुरे की बात आ रही है बच्चे में, और बेसिकली ये जो स्कूल, ये जो एज है ना, वो प्री स्कूल ईयर्स से रिलेट करती है, स्कूल से पहले के दिनों से, मतलब स्कूल अगले स्टेप में स्कूल ही जाना है उसको। ठीक है, तो स्कूल से पहले की अवस्था है, प्री स्कूल ईयर से है। और इसमें बेसिक वर्च्यू क्या होता है बच्चे का, होता है पर्पस। ठीक है, किसी काम को जो वो कर रहे हैं उसको करने का उद्देश्य क्या है, और इस स्टेज में वो करेगा क्या, अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, मतलब जो भी वो एक्टिविटीज कर रहा है उनका दायरा बढ़ाने का प्रयास करेगा वो। ठीक है, और दायरा बढ़ाएगा, और दायरे के साथ साथ वो क्या होगा, जब उसका दायरा बढ़ेगा तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना प्रारंभ करेगा, अपने आसपास के जो भी वातावरण है उसका, उसके अंदर।
ठीक है, अब टर्म समझिए इसके आप एक एक करके। इट इज एज चिल्ड्रन एंटर प्री स्कूल ईयर्स दैट दे बिगिन द थर्ड स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। आपको पता है ये तीसरी स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, और इसमें बच्चे किससे रिलेट करते हैं? इनिशिएटिव, पहल और वर्सेस गिल्ट से। ठीक है, मुझे गिल्ट है किसी बात का, मतलब आप किसी बात का पछतावा है आपके अंदर, टर्म समझिए। इफ दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अर्लियर टू स्टेजेस, इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि अगर जो पहले वाली दो स्टेज हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमस वाली, इन दो स्टेजेस को सक्सेसफुली अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो बच्चों में एक नए टाइप का सेंस डेवलप होता है। देखो प्रारंभ में उसने क्या किया, उसको ट्रस्ट हुआ अपने पेरेंट्स पे, जो भी उसके केयर गिवर हैं उन पे। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, पेरेंट्स का उसको इंकरेजमेंट मिला, तो वो क्या हुआ, खुद को ऑटोनॉमस कर रहा है पेरेंट्स की सहायता से। अब उसको ये पता चल गया कि जो भी मेरे अराउंड जो भी वातावरण है मेरा, वो कैसा है, ट्रस्टवर्दी है, उस पर मैं क्या कर सकता हूं, विश्वास कर सकता हूं। ठीक है, और किस पर विश्वास कर रहा है कि मैं जो भी काम मुझे करना है वो मैं किस प्रकार कर पाऊं, इंडिपेंडेंट। तो बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है इस अवस्था में। ठीक है, और हाउ डू किड्स डेवलप इनिशिएटिव, टर्म यहां पर यह है कि बच्चे किस प्रकार से इनिशिएटिव को यानी पहल को डेवलप कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव को डेवलप करने का तरीका क्या है, तो वो तरीका ये है कि जब भी बच्चे किसी कार्य में या किसी गतिविधि में सम्मिलित हों, तो उन पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। ठीक है, नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए। देखो रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी होती है, बट वो रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। बच्चा खेल रहा है लेकिन पेरेंट्स की नजर है उस पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि बहुत सारी जगह पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ओवर प्रोटेक्टिव जब होते हैं ना पेरेंट्स, तो बच्चों को अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। वो नए नए डायमेंशन लाइफ के नहीं सोच पाता, नई नई चीजों से गुफ्तगू नहीं कर पाता वो। ठीक है, नए नए, अब मान लो बच्चे को बोला है कि नहीं घर से बाहर जाने ही नहीं, ना फ्रेंड से मिलना है, और कोई फ्रेंड्स नहीं गली में, ये सब गंदे बच्चे और ये सब चार बातें कर दी पेरेंट्स ने, तो बच्चा क्या रहेगा, अपने आप को संकुचित रूप से अपने आप को पाएगा, और उसकी लाइफ भी, उसका बिहेवियर भी, उसकी पर्सनालिटी भी आपको श्रिंकनाइज फॉर्म में दिखेगी कि वो श्रिंकनाइज हो चुकी है, संकुचित हो चुकी है। लेकिन जब उसको इंडिपेंडेंटली जाने का मौका मिलेगा बाहर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली का मतलब नहीं कि घर से निकाल दिए कि जाओ जब भी आना तब आना। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि बच्चा जा रहा है पार्क में, पेरेंट्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में जा रहा है, बट उसको ये मौका मिल रहा है कि वो क्या कर पाए, अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। ठीक है, ये चीज है मतलब। तो ओवर प्रोटेक्शन भी बच्चे को क्या करती है, परेशान। तो इनिशिएटिव तब डेवलप होगा जब बच्चे की किसी भी गतिविधि पर नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है वो आरोपित ना किया जाए। और इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था के एक दो आयाम जो हैं वो हम और भी देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो भी लोग हैं? क्लियर है? ओके, आगे अब इसका टर्म दब समझिए कि एक पर्टिकुलर टर्म यहां पर ये भी आ सकता है कि बच्चे में इनिशिएटिव डेवलप हो गया। अब यहां पर पेरेंट्स का काम क्या है, वही फिर से आ जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, पेरेंट्स प्रोत्साहित करें बच्चे को कि ठीक है आप ये कार्य कर सकते, कोई भी कार्य करने के लिए। और कोई भी कार्य करने के लिए जब बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है
तो प्रोत्साहित करने में क्या है कि जैसे मान लो ये पेरेंट्स हैं बच्चे के, और जब पेरेंट्स बच्चे को क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ये बच्चा है, तो इस अवस्था का रिजल्ट क्या होगा, बच्चा अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, अगर यही पेरेंट्स अपने बच्चे को इनकरेज ना करें तो इस अवस्था में बच्चा जो है वो क्या करेगा, फील अशेम्ड, शर्मिंदा महसूस करेगा। ठीक है, शर्मिंदा महसूस करने लगेगा अपने आप, और शर्मिंदा महसूस करने के बाद, जैसे हम अगर एरिक एरिक्सन की बात करें तो उन्होंने गिल्ट के बारे में ये बताया है कि बच्चे इस अवस्था में अगर डेवलपमेंट की अवस्था जो है बच्चों की, अगर बच्चे इस अवस्था में इनिशिएटिव डेवलप नहीं कर पाते अपने अंदर, तो उनको नई चीजें सीखने में क्या होती है, डर लगता है। ठीक है, फियर होता है उनको, एक बात का डर लगता है, फियर टू लर्न न्यू थिंग्स। जैसे मान लो इस अवस्था में बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, जो छोटी साइकिल होती है बच्चों वाली। ठीक है, अब एक तो पेरेंट्स कह रहे हैं, बच्चे को बार बार कह रहे हैं ठीक है प्रयास करो, खुद से चलाने की कोशिश करो, एक दो बार वो गिर भी रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है यू कैन डू इट, आप चला सकते हो साइकिल। एक दूसरे टाइप के पेरेंट्स होते हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया और उसको पीट के बिठा दिया कि नहीं तुम नहीं चला पाओगे, तुम्हारी बस की बात नहीं है। एक दूसरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जैसे ही बच्चा साइकिल से गिरा उसकी मां रोने लगी, ठीक है, और उन्होंने बोला कि नहीं ये साइकिल नहीं चलाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये सब चार बातें करके ओवर प्रोटेक्शन। तो जैसे ही वो ओवर प्रोटेक्शन की स्थिति में पहुंच रहा है या फिर उसको इंकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, ये दोनों ही चीजें इस स्टेज को फेलियर की तरफ ले जाएंगी, और जब वो फेलियर की तरफ जाएगा तो बच्चे में कभी इनिशिएटिव डेवलप होगा ही नहीं। ये आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हुआ आपका स्टेज 3। अब हम बढ़ेंगे स्टेज 4 की तरफ। ठीक है, कि जो स्टेज 4 है वो क्या है और यहां पर क्या चीजें होती हैं। स्टेज 4 जो है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरिटी। इंडस्ट्री का मतलब यहां पर परिश्रम से है, उद्योग भी यहां पर हम बोल सकते हैं, बट परिश्रम, बच्चा कोई काम करेगा, परिश्रम करेगा, और अगर वो परिश्रम कर रहा है और रिजल्ट उसको इंकरेजमेंट नहीं मिला तो रिजल्ट क्या आएगा, उस बच्चे के अंदर इस अवस्था में कैसी भावना आएगी, हीनता की। तो परिश्रम बनाम हीनता, और परिश्रम बनाम हीनता का कंसेप्ट क्या है ये आप देखिए। ठीक है, 6 to 11 आप इसको मान सकते हो। ओ बॉय ए टेस्ट, दिस इज टू हार्ड, ठीक है, आई एम आउट हियर। एग्जाम्पल से आप चीजों को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे आपके। ठीक है, बच्चे को टेस्ट दिया गया, टेस्ट उसने देखा, देख के लगा कि यार ये बहुत टफ है, ठीक है, और तुरंत ही क्या हुआ, वो टेस्ट छोड़कर भाग गया। अब यहां पर जरूरत पड़ेगी जो उसके आसपास के लोगों, क्योंकि स्कूल एज में आ गया वो, और जब स्कूल एज में आ गया बच्चा तो दो लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ। फैमिली तो जुड़ी हुई है ही, फैमिली के साथ अगला पर्सन कौन जुड़ गया, स्कूल टीचर और जुड़ गया उसका। अब स्कूल टीचर का रोल भी इसमें क्या पड़ेगा। पहली बात यह है, इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको याद रखना है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। मेजर क्वेश्चन क्या उठेगा बच्चे के दिमाग में इस स्टेज में, हाउ कैन आई बी गुड, मैं कैसे अच्छा बन सकता हूं। मतलब बच्चे में अच्छा, कुछ अच्छा करने की भावना डेवलप होती है कि मैं खुद से अपनी परफॉर्मेंस में कैसे सुधार कर सकता हूं।
बेसिक वर्च्यू है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब यहां पर हो गया कि बच्चे में प्रतियोगी कौशल का विकास होता है, क्योंकि पहले तो बच्चा ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है। अब वो पीयर ग्रुप के से आगे बढ़ा, स्कूल में उसको क्या मिले, अलग टाइप का पीयर ग्रुप मिला, और यहां पर जो है वो कॉम्पिटेंसी की भावना आएगी बच्चे के अंदर। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके टेस्ट में कम मार्क्स आए, एक दूसरा बच्चा है उसके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आए। अब पहले वाला बच्चा दूसरे से कंपटीशन करेगा, क्योंकि जिसके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आए उसको क्या मिल रहा है, उसको प्रेज किया जा रहा है समाज में, उसको समाज में क्या मिल रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो जो बच्चा जिसके कम मार्क्स आए उसके अंदर कॉम्पिटेंस की भावना का विकास होगा, बिल्कुल सही बात है। और इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि यहां पर हम स्कूल एज, देखो इससे पहली जो एज है वो है प्री स्कूल, ठीक है। तो प्री स्कूल एज और ये जो स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, फोर्थ स्टेज, वो कौन सी है, वो स्कूल एज में आएगी, ठीक है। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि विच स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज स्कूल एज, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि स्टेज 4 है ये, ठीक है, और नेम ऑफ दिस स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में होता क्या है वो आप समझें एक बार, कि बच्चे का जो इन्वॉल्वमेंट है सिचुएशंस वेयर लॉन्ग पेशेंट वर्क इज डिमांडेड फॉर देम। बच्चों में क्या है, पेशेंस, बच्चे धैर्य से काम करें किसी कार्य, इस पेशेंस की जरूरत पड़ती है इस एज में बच्चों के लिए। और पेशेंस के साथ एक प्रॉब्लम यही है कि एक तो एज वैसे कि बच्चे मैच्योर नहीं हो पाए, और जब मैच्योरिटी नहीं हो उनमें तो धैर्य तो कम हो गई, तो धैर्य के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा फिर से। इंफीरियरिटी इज द फीलिंग क्रिएटेड व्हेन चाइल्ड गेट्स ए फीलिंग ऑफ फेलियर। देखो आपके अंदर हीनता की भावना का विकास कब होगा, जब आपको ये लगेगा कि आप क्या हो गए, आप असफल हो गए। वो बड़े बड़े लोगों में भी होता है, यहां पे भी होगा बच्चों में, ठीक है, कि आप आपके टेस्ट में कम मार्क्स आए, आपके दोस्त के ज्यादा आ गए, आप क्या हो गए, इंफीरियर फील करोगे। और इंफीरियर फील क्यों करोगे, क्योंकि आपके दोस्त को मिल रही होगी प्रेज, प्रशंसा, और आपको क्या मिल रही होंगी, गालियां। When they cannot finish a master their school work, ठीक है, वो अपना स्कूल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम है, बहुत सारी स्थितियां यहां पर ऐसी हो सकती हैं। तो यहां पर कर्तव्य किसका बनता है, ऑब्जेक्टिव वही है आपका, कि यहां पर पेरेंट्स का रोल क्या होगा। तो हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर फॉस्टर सक्सेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी स्टेज, मतलब माता पिता और जो अध्यापक हैं वो कैसे इस स्टेज में बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं और उनको अच्छी अवस्था में ले जा सकते हैं। एट दिस स्टेज, इस अवस्था में, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पेरेंट एंड टीचर्स टू ऑफर सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, ठीक है, दोनों, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी इस बात की जरूरत है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए, कि वो बच्चे अगर किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई काम करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो बच्चे को ऑफर करें कि कैन आई हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो भी, और उनको क्या करें, इंकरेज करें कि यू कैन डू दिस थिंग। तो वो बच्चे क्या करेंगे, एफर्ट करेंगे। हाउएवर एडल्ट्स, और भी जो दूसरी फैमिली के लोग, should be careful not to equate achievement with acceptance and love, ठीक है। यहां पर क्या है कि जो भी अचीवमेंट बच्चे को मिल रही है, ठीक है, उस अचीवमेंट को केयरफुली क्या करें, एक्सेप्ट करें प्यार के साथ। अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स कैन हेल्प ऑल चिल्ड्रन थ्रू दिस, ठीक है। आप ये मत बोलो बच्चों को कि आपके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको ये साइकिल मिल जाएगी, या टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आ गए तो आपको ये मिलेगा, तो आप कहिए प्यार गाएं तो रिश्वत एक टाइप की। तो यहां पर किस टाइप के प्यार की जरूरत है पेरेंट्स से बच्चों को, अनकंडीशनल, ठीक है, टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आए कम मार्क्स आए, बट आप एफर्ट करो, आप प्रयास करते रहो,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको पढ़ाई में तो मैं आपको बताऊंगा चीजें। ये पेरेंट्स अगर बच्चे को बोलते हैं तो बच्चा इंकरेज होगा। ठीक है, उसको बोल दे कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो साइकिल, और टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उल्टा टांग दूंगा तुम्हें। तो दोनों चीजें क्या आ गई, बच्चे के अंदर प्रेशर है कि यार साइकिल मिलेगी मुझे, तो ये ठीक है बात, लेकिन ये कंडीशन तो आपने रख दी ना कि अगर नहीं आई तो क्या होगा। चलो आ गए तो साइकिल हो, नहीं आई तो दूसरा भी तो ऑब्जेक्टिव आपको समझना है यहाँ पे। तो इस टाइप से चीजों को हम क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। अब यहां पर यह है कि अनकंडीशनल लव जो है और सपोर्ट जो है बड़ों से, जो भी घर में है उनके, कैन हेल्प चिल्ड्रन थ्रू दिस स्टेज, बच्चों का सहायता करेगा इस स्टेज में। और क्या होगा, हु मे स्ट्रगल विद दिस फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी। ठीक है, मान लो किसी बच्चे के टेस्ट में कम मार्क्स आए तो पेरेंट्स उसको डांटने के बजाय सपोर्ट करें, उसको ज्यादा जरूरत है। देखो जो अच्छे मार्क्स ला रहा है उसको तो इंकरेज किया ही जा रहा है, बट ज्यादा इंकरेजमेंट की जरूरत उसको है जो टेस्ट में फेल हुआ। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसको ज्यादा पुश करने की जरूरत है इमोशनली। ठीक है, चिल्ड्रन हु आर ओवर प्रेज, अब यहां पर देखो वही बात आ रही है। ठीक है, कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि अपने बच्चे को तूफान की तरह पेश करते हैं सामने वाले के, बहुत तारीफ उसकी, और तारीफ उसी बच्चे के सामने। तो जब बच्चे के अंदर उसकी ज्यादा प्रशंसा की जाती है ना, देखो प्रशंसा के भी कुछ आयाम होते हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति की अगर ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उसके अंदर ईगो की भावना का विकास होता है। उसके सामने ही प्रशंसा उसकी की जा रही है, जैसे मान लो ओवरप्रेज्ड ऑन द अदर हैंड माइट डेवलप ए सेंस ऑफ एरोगेंस, उसमें एरोगेंस आ जाएगी। ठीक है, और वो बाकी जो लोग है ना उसके पीयर ग्रुप में, उनको हीनता की नजरों से देखा कि नहीं यार मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाता हूं वो हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स उसके साथ उसको बाहर लेके जा रहे हैं कहीं रिलेटिव्स के पास, पड़ोसियों के पास, तो हर जगह उसकी क्या कर रहे हैं, वो तारीफ, हर जगह उसकी उसी की तारीफ बच्चे की। तो बच्चा एरोगेंस आएगा उसके अंदर, और एरोगेंस आएगा तो एरोगेंस ना आए बच्चे में तो क्या जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। आप क्या करो, आप संतुलन स्थापित करो कि ठीक है मैं प्रशंसा भी करूंगा, और बच्चा अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है प्रशंसा करो बैलेंस फॉर्म में, और कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो गलत है तो उसको क्या करो, करने से रोको उसको। हर जगह बच्चे को अगर आप प्यूनिटिव टर्म में बच्चे को काम करवाओगे ना, तो जब बच्चा प्यूनिटिव टर्म की ओर जाता है ना तो वो थोड़ा सा बेशर्म भी हो जाता है आगे जाके। तो उसको पता है कि 2 चांटे पढ़ने हैं उसके बाद फिर ठीक हो जाना है, फिर 2 चांटे पढ़ने हैं फिर ठीक हो जाना है। तो अब उसको चांटे वाली बात जो है, डर बिना पिटाई के भी हो सकता है, और उसको डर नहीं बोलते, उसको ये बोलते हैं कि ये कार्य मुझे करना है, अगर नहीं करूंगा तो जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको दुख होगा, या फिर यार मेरे लिए ये गलत बात है क्योंकि मुझे स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। ये बातें बच्चे को सिखाई जाए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि मिला जहां भी कि मान लो वो बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और आपने देखा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तुरंत जाके उसको सूतना शुरू कर दिया कि अभी तो कल तो टेस्ट में फेल हुआ, आज क्रिकेट खेल रहा है। ये इंकरेजमेंट नहीं है, ये डिस्करेजमेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स कैन हेल्प किड्स डेवलप ए सेंस ऑफ रियलिस्टिक कॉम्पिटेंस। आप कॉम्पिटेंस कैसी कराओ बच्चों को, जो वास्तविकता में सही हो। ठीक है, कुछ बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं और कुछ बच्चे स्लो लर्नर भी होते हैं। तो आप, एक बच्चा गिफ्टेड है और एक आपका बच्चा मान लो स्लो लर्नर है, तो आप इससे इसका कंपटीशन कराओगे ना तो हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, वो रियलिस्टिक नहीं कहलाएगा। तो जो भी कंपटीशन, ठीक है बेटा आप अपने में सही हो, आप अपनी मेहनत करो, बस दूसरों को मुझसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप अपने काम में आगे बढ़ो। ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी चाहिए बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव प्रेज। वही मैंने फिर बताया, ज्यादा प्रेज मत करो, अवॉइड करो इसको। रिवॉर्ड्स को भी अवॉइड करो ज्यादा से ज्यादा, इनकरेज करो एफर्ट्स को रेदर देन आउटकम।
तो वो कह रहे ठीक है आपने मेहनत बहुत की लेकिन आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे आपके मार्क्स। तो मैंने यहां पर उसके एफर्ट को इंकरेज किया। ये नहीं कि जब उसके अच्छे मार्क्स आए तभी मैंने उसको इंकरेज करा, नहीं, आउटकम पर ध्यान नहीं देना है यहां पे। यहां पर ध्यान किस पर देना है? इंकरेज करने पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। पांचवा जो चरण है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब यहां पर आइडेंटिटी का मतलब वही पहचान, पहचान मिली तो सही और पहचान नहीं मिली तो क्या होगा? भूमिका क्या है मेरी, इस बात को लेकर कंफ्यूजन उत्पन्न होगा बच्चे के अंदर। और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इसी यही है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और यहां पर व्यक्ति क्या करता है कि मैं एक समाज का प्राणी हूं, समाज में हूं, तो समाज में मेरी भूमिका क्या है? व्हाट इज माई रोल इन सोसाइटी, व्हाट इज माई रोल इन फैमिली, व्हाट इज माई रोल इन माई पीयर ग्रुप, व्हाट इज माई रोल इन प्लेमेट्स। बहुत सारी जगह जहां भी वो जा रहे, हर जगह वो अपनी भूमिका को तलाश कर रहे हैं, आइडेंटिटी को तलाश कर रहे हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी को तलाश करने से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्लास को लेकर टर्म बताएं। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप बताइए मुझे एक बार, चीजें आपकी समझ में आ रही हैं? क्लियर? नेहा जी, प्रियंका जी कहाँ गायब हैं ये लोग? ठीक है, बढ़ेंगे आगे। बेसिक वर्च्यू जो है वो फिडेलिटी है। ठीक है, और फिडेलिटी का मतलब वही होता है निष्ठा, विश्वसनीयता, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी पहचान आपने पा ली अपनी तो आप वफादारी के प्रति जाओगे, निष्ठा की भावना का आपके आपके अंदर क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, कि हाँ भाई समाज के लिए मेरी निष्ठा ये है। जब आप देखो, आप पेरेंट्स हो, पेरेंट्स में मान लो आप फादर का रोल प्ले कर रहे हो, फादर हो आप, और आपको ये नहीं पता कि फादर के रूप में मेरी भूमिका क्या है। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होगा, जो भी आपका रोल है, जो भी आपकी ड्यूटी है एज ए फादर, उसके प्रति आप वफादार नहीं हो सकते, उसके प्रति आपके अंदर निष्ठा की भावना नहीं होगी। तो निष्ठा की भावना तभी डेवलप होगी जब आप अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कर पाओगे कि मैं कौन हूं। ठीक है, मेरा बेसिकली भूमिका क्या है समाज में। ठीक है, और आप ये नहीं अगर कैटेगराइज कर पाए, ये नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाए आप, तो आपके अंदर रोल कंफ्यूजन रहेगा लाइफ टाइम तक। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं इसमें, कि आप क्या करोगे, आप सामाजिक संबंध बनाओगे। ठीक है, और सामाजिक संबंध अपने पड़ोसियों से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने स्कूलमेट से, उनके साथ आपके क्या बनेंगे, सोशल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होंगे। अब ये जो अवस्था है बेसिकली आइडेंटिटी वर्सेस और रोल कंफ्यूजन, ठीक है, तो इस अवस्था को समझने का टर्म आप समझिए। एज दे ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, हम चाइल्डहुड से किस अवस्था में जा रहे हैं, एडल्टहुड की अवस्था में जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की संक्रमण की स्थिति है, बचपन से एडल्टहुड की तरफ, वयस्कता की तरफ। टीन्स में बिगिन टू फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर अबाउट देमसेल्फ एंड हाउ दे फिट इनटू द सोसाइटी। यहां पर जो टीन है, किशोर हैं, उन्हें ये फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी कि पहली बात तो वही है कि वो अपने आप को असुरक्षित या कंफ्यूज पा सकते हैं। कैसे? यार समाज में मैं कैसे फिट हो पाऊंगा। समाज में फिट होने का भी टर्म है ना, माना जाता है कि समाज में जो भी लोग हैं वो मेरी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, समाज में जो भी लोग हैं वो मेरे बारे में बात करें, ठीक है, मेरी प्रशंसा करें। ठीक
ठीक है, वो और रोल आप तलाशना शुरू कर दोगे। ठीक है, सामाजिक गतिविधियों में आपका दायरा जो है सामाजिक गतिविधियों का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एज दे सीक टू स्टेब्लिश ए सेंस ऑफ सेल्फ, स्वयं की भावना का विकास होगा। और टीन्स में एक्सपेरिमेंट डिफरेंट रोल्स, एक्टिविटीज एंड बिहेवियर। और यहां पर बच्चे क्या करेंगे, किशोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रयोग करेंगे। कैसे? ठीक है, मान लो मेरी कौन सी एक्टिविटी से, मेरी कौन से बिहेवियर से मुझे क्या मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, और मेरी कौन सी एक्टिविटी से लोग मुझे क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं या डांट रहे हैं। ठीक है, जो भी है, डांट रहे हैं, जो भी काम हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पर आपको यह पहचानना है कि आइडेंटिटी क्या बताई है एरिक्सन ने, कि पहचान जो है वो होती क्या है बेसिकली। तो एरिक्सन डिफाइंस आइडेंटिटी एज फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। ठीक है, एक मूलभूत सिद्धांत है जिसमें क्या है, व्यक्ति कॉन्स्टेंटली अपने पूरे लाइफ टाइम में इसको क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, अपनी पहचान बनाता रहता है। ठीक है, पहले अपने पेरेंट्स के सामने पहचान बनाएगा, फिर अपने पड़ोसियों के सामने पहचान बनाएगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, पड़ोसियों के बाद आगे उसका दायरा बढ़ेगा, वहां अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेगा। अपने बच्चों के, फिर शादी के बाद अपने बच्चों के सामने पहचान बनाएगा, जहां पर वो कार्य कर रहा है वहां। मतलब हमेशा पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो चेंज होती रहती है, और नई नई भूमिका में कोई भी व्यक्ति एज के साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रो करता है, नई नई भूमिकाओं को अडेप्ट करता है। और नई नई भूमिका को जब वो अडेप्ट करता है तो उसकी पहचान क्या होती रहती है, बदलती रहती है। आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स द एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप, बिलीव्स, वैल्यूज एंड मेमोरीज। ठीक है, यहां पर क्या है कि पहचान के अंतर्गत अनुभव होंगे आपको, आप कुछ किसी रिश्ते में होंगे, रिलेशनशिप्स में होंगे, कुछ विश्वास आएगा आपके अंदर कुछ मूल्यों का विकास होगा, आपके अंदर पुराने आपके अनुभव होंगे, मेमोरी जो भी आपने संगठित कर रखी है वो। ठीक है, तो यहां पर पर्सन सब्जेक्टिव सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, व्यक्ति क्या है, इन सारी बातों से उसके अंदर सेल्फ सेंस क्या है, उसके अंदर आ रहा है। सेल्फ सेंस का मतलब यहां पर यह कि व्यक्ति ने स्वयं के अनुभव करके सारी चीजें सीखी, कि मैंने ये एक्टिविटी की तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने ये एक्टिविटी की तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। ठीक है, तो वो स्वयं पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या होगा, बच्चे के जो भी नए नए एस्पेक्ट हैं सेल्फ से रिलेटेड वो स्ट्रेंथ होगी, मतलब डेवलप होंगे टाइम टू टाइम। और आइडेंटिटी के साथ साथ उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। कि जब बच्चे के अंदर पहचान होती है, पहचान डेवलप करता है, तो बच्चा सेल्फ सेमनेस, ठीक है, और सेल्फ सेमनेस का मतलब है इस सेंस ऑफ कंटिन्यूटी विद इन द सेल्फ एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। ठीक है, मतलब मैं क्या है कि कोई भी व्यक्ति अन्य लोगों के साथ लगातार जीवन के चरण में कैसे क्या कर रहा है, कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, कैसे उनसे वार्तालाप कर रहा है, कैसे विचार विमर्श कर रहा है। ठीक है, ये सेल्फ सेमनेस है। फिर यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब है कि जिनसे वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, मान लो इन लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है वो 4 लोगों से, तो 4 लोगों में वो अपने आप को विशेष कैसे दिखाए कि नहीं तुम्हारे विचार ये हैं तो मेरे विचार ये हैं। क्योंकि अगर सबके विचार सेम होंगे तो कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, कुछ यूनिक नहीं होगा। तो ये ऐसा प्रयास करेगा, ऐसी एक्टिविटी करेगा, ठीक है, जो इस ग्रुप से इसको अलग शो करे, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बनाना है इसको। यार ये पर्सन ऐसा है, तो आते ही क्या है, एक कोई ऐसी बात कहता है कि हंसी आ जाती है। ठीक है, मतलब जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी करके उसको ये लगे कि मुझे क्या मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, वो एक्टिविटी करेगा इस अवस्था में। और साइको सोशल डेवलपमेंट में क्या है, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा और फिजिकल हेल्थ भी डेवलप होगी किशोर अवस्था में। ठीक है, और रोल कंफ्यूजन का मतलब वही है कि बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको अलाउ नहीं किया जाता
अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट आइडेंटिटीज के बीच। वो एरिक्सन के अनुसार, और एरिक्सन ने ये माना है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन में अपनी भूमिकाओं के प्रति, अपने जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं रहते, या फिर उनको इतना मौका नहीं मिलता सोशल इंटरेक्शन करने का कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, तो उनके अंदर एक रोल कंफ्यूजन की भावना का विकास होता है। वो ये सोचते हैं कि मेरा समाज में क्या भूमिका है, क्या स्थिति है, चाहे फैमिली में हो चाहे बाहर क्यों ना, ठीक है। बीइंग अनश्योर ऑफ हु यू आर एंड वेयर यू फिट। आप इस बात के बारे में अनश्योर होते हैं कि आप हो कौन और कहाँ फिट हो गए अब समाज में, क्योंकि आपने अपने आप को क्या नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब और रिलेशनशिप टू अदर, ठीक है। ऐसे लोग इसी अवस्था में रहते हैं, ठीक है, कि एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप तोड़ा दूसरे में गए, दूसरा तोड़ा तीसरे में गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन में है वो, और फीलिंग डिसअपॉइंटेड एंड कंफ्यूज अबाउट योर प्लेस इन, कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूं, इसके बारे में वो क्या करेंगे, निराश फील करेंगे और डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। अगली अवस्था है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। इंटीमेसी वही अंतरंगता बोलते हैं, आइसोलेशन मतलब, ठीक है, आइसोलेशन मतलब अलगाव हो जाता है, अलगाव बोलते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सी चीजें होंगी एक बार देख लेते हैं। मेजर क्वेश्चन है, विल आई बी लव्ड और विल बी आई अलोन, ठीक है। क्या मुझे प्यार किया जाएगा या मैं अकेला रहूंगा जीवन में, ये दो भावना। अब रिलेशनशिप, ठीक है, यहां पर जो रिलेशनशिप होंगे वो सोशल नहीं होंगे, यहां पर रिलेशनशिप होंगे क्लोजनेस वाले, रोमांटिक रिलेशनशिप जिनको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप इंटीमेसी की तलाश में होंगे, ठीक है, और इंटीमेसी आपको नहीं मिलेगी तो आप अलगाव की तरफ जाओगे। और यही स्टेज होती है जब बच्चे बोलते हैं ना कि एक तरफा प्यार, ठीक है, और एक तरफा प्यार नहीं मिल पाया तो कलाई काट लेना, अलग तरीके से सुसाइड कर लेना, ठीक है। बहुत सारे जो एफर्ट करता है बच्चा, वो इसी अवस्था में कर रहा है क्योंकि उसको इंटीमेसी नहीं मिल पा रही है, वो तलाश में है इंटीमेसी के, वो तलाश में है रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब इंटीमेसी वर्ड बेसिकली क्या है, जनरली तो ये माना जाता है कि इंटीमेसी वर्ड क्या है, बहुत सारे लोग इसको सेक्स से जोड़ देते हैं, बट इंटीमेसी वर्ड का ये मतलब नहीं होता, ठीक है। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि इंटीमेट सीन आ गया, तो इंटीमेट सीन में वो लोग क्या दिखाते हैं, न्यूडिटी तो दिखाते हैं, लेकिन इंटीमेसी का मतलब न्यूडिटी नहीं होता। इंटीमेसी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी भी व्यक्ति से जो बात कर रहे हो ना, तो आपके संवाद करने का तरीका, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो दिल से मिले, ठीक है। दिल से मिलने का मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम वो जेन्युइनली समझ पाए बिना कहे, इस टाइप से दोनों आपस में जुड़ जाएं, ठीक है। होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मदर है, वो आपसे किस टाइप से जुड़ी हुई होती हैं, कि आप अगर प्रॉब्लम में हो तो आप उनके सामने किसी भी टाइप से रिएक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पहचान लेते हैं कि आप टेंशन में हो। तो ये बेसिकली टर्म है। अब वही टर्म व्यक्ति देख रहा है किसमें, अपनी गर्लफ्रेंड में देख रहा है, और गर्लफ्रेंड में देख रहा है क्या, इंटीमेसी की तरफ देख रहा है। बट इंटीमेसी का मतलब हर जगह वही नहीं होगा जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस शब्द को हटाते हैं। जर्नल इंटीमेसी का मतलब क्या है, तो जर्नल इंटीमेसी का मतलब है कि यहां पर एरिक्सन ने डिस्क्राइब किया है इंटीमेट रिलेशनशिप को, क्लोजनेस, पास आना। पास आने का मतलब क्या है, आप विचारों में एक दूसरे के बहुत ज्यादा सेम हो, ठीक है, वैचारिक रूप से सेम हो, आप अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करते हो, वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं। और ऑनेस्टी, कोई भी रिलेशनशिप जो है उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, ऑनेस्टी, या फिर हम लॉयल्टी बोल सकते हैं, कि आप रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हो। एंड लव, प्यार भी मिले आपको, ठीक है, आपको प्यार मिल रहा है बट आप ऑनेस्ट नहीं हो तब भी, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये जो सेपरेशन है, ठीक है, वो सेपरेशन के पीछे का भी रीजन वही है, ऑनेस्टी, ठीक है। प्यार मिल रहा है लेकिन वो प्यार को समझ नहीं पा रहा है कि फेक है या रियल है,
ठीक है, तो ये चीजें इसमें आएंगी इस अवस्था में। और इंटीमेसी के बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप इंटीमेट हो गए आप किसी के साथ, तो बेनिफिट क्या होंगे? आप रोमांटिक रिलेशनशिप बना सकते हो। मीनिंगफुल कनेक्शन, मतलब कनेक्शन कैसा? डीप, गहरा, वैचारिक रूप से गहरा। मीनिंगफुल, आपको पता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और इंड्यूरिंग कनेक्शन विद अदर पीपल, दूसरों लोगों के साथ भी रिलेशन को इंड्योर करना। और या फिर फैमिली के साथ आपके जो रिलेशनशिप होंगे वो कैसे बनेंगे फिर? पॉजिटिव। और फ्रेंड्स के साथ भी आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको रिलेशनशिप की डीपनेस का पता है कि व्हाट आर पेरेंट्स फॉर मी, मेरे लिए माता पिता का महत्व क्या है, मेरे लिए फ्रेंडशिप का महत्व क्या है। तभी तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेंगे, तभी तो पॉजिटिव बनेंगे वो, ठीक है। आइसोलेशन, अब मान लो ये ना हो, आपको अगर अंतरंगता ना मिले, आपके डीप रिलेशनशिप ना मिले, और आपको रिलेशनशिप में धोखे ही धोखे मिले, ठीक है, हर तरफ से आपके मित्र आपको छोड़ के भाग गए, गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गई, पेरेंट्स से भी आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करोगे आप? फिर यही होगा, पुअर रोमांटिक रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप बनाओगे वो बहुत पुअर का मतलब क्या है? बहुत खराब होंगे, निम्न स्तर के होंगे, और कोई अंतरंगता नहीं होगी, ठीक है। अलगाववाद में तो यही होता है, या तो बहुत कम लोगों से आपके संबंध होंगे, या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। किससे? ना परिवार से और ना ही मित्रों से। और वीक सोशल सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। अब आप मान लो आपके ज्यादा दोस्त नहीं है, फैमिली से भी आपका कनेक्शन क्या है? बहुत कम है, तो आपका सोशल सपोर्ट नेटवर्क क्या है? आप डिप्रेशन में हो, ठीक है। देखो ना, अब माना जाता है कि मान लो ब्रेकअप हुआ बच्चे का, तो बच्चा बताएगा क्या पेरेंट्स को कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है। और उसके फ्रेंड्स है नहीं, बेसिकली फ्रेंड्स उसने बनाए ही नहीं, क्योंकि उसका सोशल नेटवर्क क्या है? वीक है। तो उसको कहीं किसी भी तरफ से क्या नहीं मिल रहा है? सपोर्ट नहीं मिल रहा है वैचारिक रूप से। और यहाँ पे बच्चा वैचारिक सपोर्ट चाह रहा है, तो जब उसको वैचारिक सपोर्ट नहीं मिला इस अवस्था में, तो वो डिप्रेशन की ओर जाएगा। और डिप्रेशन का सबसे लास्ट आयाम सुसाइड ही है, ठीक है, जो इस एज में सबसे ज्यादा देखने को, ठीक है, मिलता है, ठीक है। और दो स्टेजेस बची हैं इस पर्टिकुलर टर्म की, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। उसके बाद जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो कल 2 मिनट में इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, 10-15 मिनट में इसको फिनिश करके फिर अगला टॉपिक जेंडर ले लेंगे, ओके। तो यहां तक इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम बेसिकली नहीं हुई होगी, ठीक है। जो भी लोग हैं जुड़े हुए वो सारी चीजों को एक बार क्लैरिफाई कर दें, तो कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे बता दें।